ब्रिगेडियर साहब, ये सवाल अगर मैं आप ही की तरफ ले के आऊँ कि क्या अगर कोई वो सियासी सरगर्मी में मुलविस थे भी सही, और इस फैसले से तो इम्प्रेशन नहीं मिलता कि जब ड्यूरिंग सर्विस या उसके बाद टॉप सिटी का मामला है, तो क्या हाई अप्स के इल्म में नहीं था, या आप समझते हैं कि हाई अप्स के इल्म के बगैर भी वो बतौर DGSA करते रहे हैं? क्योंकि अब डिबेट यही हो रही है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है कि अगर वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते रहे हैं तो उस वक्त के जो आर्मी चीफ हैं उनके इल्म में ये ना हो। या कुछ जी ऐसे मौके होते हैं कि जब ट्रस्ट करते हैं ना आप इस स्टेज पे, तो बहुत सी पावर्स दे दी जाती हैं और उसको फिर कुछ वक्त उनकी डिस्क्रिप्शन पे भी होता है और हो सकता है वो उन्होंने तजावुज किया हो, ये पॉसिबिलिटी है। आपने पहले जिक्र किया ब्रिगेडियर साहब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब का। सर, उनके अगर हम एलिगेशन उनके ऊपर जो थे बड़ी सीरियस नेचर के थे। शायद मेरे ख्याल में अगर कंपैरिजन ड्रॉ करें तो उनके मुतालिक तो कहा गया कि उन्होंने न्यूक्लियर असासों से मुतालिक तफसीलात, CPEC, इसके अलावा अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान का क्या रोल है, यू नेम इट, एक तवील फहरिस्त है। बट उसके बाद हमने देखा कि आगे चल के उनको गोया कि माफ़ भी कर दिया गया, उनको बाइज़्ज़त रिहा भी किया गया। तो ये इम्कानात भी मौजूद हैं कि जनरल फैज़ साहब के मामले में भी कुछ ऐसा हो कि आगे चल के उनसे मुताल्लिक जितने भी एलिगेशन हैं वो शायद उनकी नेचर इतनी सीरियस ना हो कि जो पहली गोया कि कोर्ट के अंदर स्टैब्लिश हुई है और आगे चल के उनको भी इस तरह का रिलीफ मिल पाए। देखिए, ये पॉसिबिलिटी तो है, ये आर्मी चीफ के पास इसका इस्तेहकाक होता है, मगर वो उस वक्त इस्तेमाल होता है जब वो ये समझते हैं कि सज़ा जो है वो कुछ मिल चुकी है और प्योरली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे समटाइम्स उसमें तखफीफ कर दी जाती है। मेरा ख्याल है उसको जुर्म की जो नोयत होती है उससे इनकार नहीं होता और उनको जो तमाम पनिशमेंट मिली होती है, वो पर्क्स उनसे हासिल जो होते हैं जनरल ऑफिसर्स को, वो वापस हो चुके होते हैं, रैंक वापस हो चुका होता है, तो वो तो रिस्टोर नहीं होता है और सजा भी जी ज़ाहिर है एज अ कॉन्विक्ट उनके रिकॉर्ड में पूरी ज़िंदगी के लिए वो मौजूद होती है। तो इस तरह तो ये जेल रूल्स के मुताबिक भी अगर अच्छा कंडक्ट कोई मुजरिम ज़ाहिर करे तो उसको भी कुछ तखफीफ कर दी जाती है उसकी सज़ा में। मगर ये कोई इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई जौहरी तब्दीली सज़ा में आएगी। हाँ, ता वक़्त है कि अगर वो कोर्ट ऑफ अपील्स ये समझती है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसमें वो रिकंसिडर कर सकते हैं और आर्मी चीफ भी कोई और जब वो अपील में इसका व्यू ले सकते हैं, मगर वो प्योरली कंपैशनेट ग्राउंड्स पे होता है। वो इसकी जो जुर्म की जो नौयत है, कोर्ट मार्शल में जो एविडेंस प्रेजेंट किया गया है उससे ये इनकार नहीं होता। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सर। जुराइम इनकी नौयत काफ़ी ये भी सीरियस है कि वायलेशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, उसके बाद तजावुज़ है अपने इख्तियारात से और चूँकि फ़ौज आप आपको इतना जी मैं बता सकता हूँ कि जो इंटरनल डिस्कॉर्ड होता है उसके लिए फ़ौज सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है, क्योंकि अगर जंग में फ़ौज जैसा इदारा, मैं इसको तशबीह देता हूँ एक तलवार की जो धार होती है, अगर वो धार कुंद हो जाए तो वो जंग लड़ नहीं सकती दुश्मन के खिलाफ। तो इंटरनल सही। डिस्कॉर्ड और अंदर से अगर इसको कोई हॉलो आउट करने की कोशिश कर रहा हो, आर्मी के एथिक्स और उसकी जो आर्मी के इंटरेस्ट के खिलाफ लोगों को उभारना, तो ये बहुत सीरियस लिया जाता है। ये तमाम जो हमारा स्पिरिट कोर का कॉन्सेप्ट है ये उसके मुनाफी होता है। सो इसलिए इनका सही। ये सही। ये चार्जेस सीरियस समझिए। बिल्कुल पॉइंट टेकन। मैं हाफिज़ एहसान साहब के साथ जाता हूँ। सर, हाफिज़ साहब, एक तो ये बताइए सर, इनफैक्ट कि वो टॉप सिटी का मामला हो या फिर वो कहते हैं ना कि पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर इंटरवेंशन हो, ये अगेन एक सिविलियन डोमेन है। तो ये आर्गूमेंट कितना वैलिड है कि उनके खिलाफ फिर इस तरह के मामलात पे सिविलियन अदालतों के अंदर कार्रवाई को आगे बढ़ना चाहिए, बचाइए कि मिलिट्री कोर्ट पे सब कुछ चले। और मोर इम्पॉर्टेंटली जिस वक्त मुल्क के वज़ीर दिफा फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं जनरल फैज़ हमीद नहीं, जनरल बाजवा, उनके पार्टी के सरबराह नवाज शरीफ साहब, वो भी ये फरमा रहे हैं। तो उनके इन स्टेटमेंट्स को भी रियासत को सीरियस ले और हो सकता है कि फिर ये दायरा कार वसी हो थोड़ा सा और बाकी लोग भी इसमें गोया कि उनको भी गोया कि ट्रायल किया जाए। इससे बात यह है कि जब कोई भी शख्स पाकिस्तान आर्मी के अंदर सर्व कर रहा होता है तो उस सर्व करने के अंदर दो तरह के ऑफेंसेस जो है उसे उसके अंदर चार्ज किया जा सकता है। एक वो है जो प्योरली पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर है या पाकिस्तान आर्मी के रूल्स हैं या पाकिस्तान आर्मी के रेगुलेशंस के अंदर जो स्टैंडर्ड सेट हुए हैं
जी। और दूसरा ये है कि 1968 के अंदर अमेंडमेंट्स आई थी जिसके अंदर दो चीजें आई। एक आया था कि रिटायर्ड ऑफिसर्स को भी ट्राई किया जा सकता है और सिविलियंस को भी ट्राई किया जा सकता है, और उसके साथ एक अमेंडमेंट आई थी सेक्शन 59(4) कि जो सिविलियन ऑफेंसेज है उसके अंदर भी पाकिस्तान आर्मी के लोगों को ट्राई किया जा सकता है। और सिविलियन ऑफेंसेज वही हैं जो आपके या स्पेशल लॉज के नीचे हैं या उसके बाद आपका पाकिस्तान पीनल कोड है। अब अगर इस केस के अंदर देखा जाए तो जो फॉर्मर DGISI थे उनका जो पहला था वो ड्यूरिंग सर्विस उन्होंने टॉप सिटी के अंदर जाके जो है एक एक्सीड ऑफ अथॉरिटी या मिसयूज ऑफ अथॉरिटी किया, और उसका एक कॉन्सिक्वेंस जो है वो आपका पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर सेक्शन 40 है, 42 है, 52 है, 55 है और रेड विथ सेक्शन 59 है, जिसके अंदर अगर आप एक्सीड ऑफ अथॉरिटी करते हैं तो उसके अंदर जाके आपको एक पनिशमेंट जो है वो मिलती है। और पाकिस्तान आर्मी के अंदर 4 किस्म के कोर्ट मार्शल होते हैं, एक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल है, एक जनरल कोर्ट मार्शल है, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल है और एक आपका समरी कोर्ट मार्शल होता है। अब चूंकि ये सीनियर रैंक ऑफिसर थे तो लिहाजा इनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हुआ और उसके अंदर 3 सीनियर ऑफिसर जो थे उन्होंने इनको किया। अब दूसरा उसके अंदर ये है कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर ये है कि लॉ के अंदर अमेंडमेंट्स भी आई हुई है कि अगर आपने रिटायर्ड हुए हैं तो आप ना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ड्यूरिंग द सर्विस वायलेशन कर सकते हैं और ना ही आप जो है आफ्टर द रिटायरमेंट आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वायलेशन करते हैं। तो जनरल ने यहाँ के ऊपर जो फॉर्मर जनरल थे उन्होंने सेक्शन 3 और सेक्शन 5 जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में था उसकी वायलेशन की, और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो शिराजी साहब टिल योर डेथ आपके साथ चलता है। ये मुमकिन नहीं है यदि आप सर्विस का 1 साल या 2 साल या 5 साल तक जो है आप उसको विदहोल्ड कर सकते हैं। आपका टिल डेथ जो अंडर ऑब्लिगेशन का ऑफिशियल सीक्रेट है। और पाकिस्तान के जितने बड़े ऑफिस हैं, चाहे आपका प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, फेडरल मिनिस्टर्स हैं और उसके बाद आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑफिसर्स हैं, आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स जो हैं, इन सब के ऊपर आपका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो अप्लाई करें। अब दूसरा जो इन पे चार्ज आया वो ये था कि 27 नवंबर 2022 को रिटायर्ड हुए हैं और उसके बाद जब मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर आया, उस ऑर्डर के बाद कोर्ट इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी के बाद समरी ऑफ एविडेंस आई और वहां के ऊपर ये पता चला कि इन्होंने जो अपना एक गुड कॉन्डक्ट था वो इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया और इन्होंने वहां पे जाके पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व आए। और सेक्शन 26B जो है वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट का ये कहता है कि अगर आप रिटायर्ड हुए हैं तो 2 साल तक आपको किसी चीज के अंदर एक्टिविटी में नहीं जाना चाहिए अगर आप माइनर पोजीशंस पे हैं, और अगर आप सीनियर पोजीशंस पे हैं तो आप 5 साल तक किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप नहीं आ सकते। और अगर कोई शख्स जाता है तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस है और वो सजा भी पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर जो है वो दी गई है। लेकिन ये है कि उसके साथ अगर फर्दरेंस के अंदर कुछ चीज चली जाती है कि जिसके अंदर इशारा किया जा रहा है कि मैसिव लेवल के ऊपर जो था वो एक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस थी या लॉ एंड ऑर्डर की थी, और उसके अंदर बहुत सारे इवेंट्स ऐसे आते हैं कि अगर फॉर्मर DGISI के कॉन्डक्ट को देखा जाए तो एम्बिशियस भी थे और उसके बाद ये उन्हें एक्सपोजर का भी बड़ा शौक था। और लास्ट स्टेज के अंदर जो मीटिंग थी जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर के साथ उनका DGI के तौर पे रहना, ये बातें तो स्टैब्लिश हो गई होंगी, लेकिन सर सवाल वही बुनियादी है, इस सारे अमल में वो अकेले थे या बाकी लोग भी शरीक थे? रवि, अब ये है कि जो अभी उन पे चार्ज लगा है वो ये लगा है कि जिसके अंदर उन्हें सजा हुई है वो लगा है 27 नवंबर 2022 के बाद का। अब जितनी भी चीजें की जा रही हैं या बोली जा रही हैं या स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो बोल रहे हैं उस पीरियड के अंदर जो उनका सर्विंग पीरियड था। अब जो जजमेंट भी आपके पास आई है, ये जो चार्ज लगा है, जो अभी भी प्रोसीडिंग जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ उस हद तक जाएगी जो 27 नवंबर 2022 को हुई और उसके बाद 12 अगस्त 2024 को उन्हें अरेस्ट किया गया समरी ऑफ एविडेंस के बाद। तो इस दौरान जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी आई है या जिसकी एविडेंस आई है, और डेफिनेटली समरी ऑफ एविडेंस के अंदर जो है प्री ट्रायल स्टेज के ऊपर आपको कन्फ्रंट भी करवाया जाता है, आप क्रॉस एग्जामिन भी कर सकते हैं और आपकी मौजूदगी के अंदर जो है विटनेसेस की स्टेटमेंट जो है रिकॉर्ड की जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस चीज की तरफ पॉलिटिकल चीजें चल रही है वो इस केस से हटके हैं, उनका इस केस से ताल्लुक कोई नहीं है और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है उसके अंदर चीजों को और तरफ लेके जाया जा रहा है। बट लीगल पोजीशन ये है कि फॉर्मर DGISI का सर्विंग के दौरान सिर्फ एक टॉप सिटी वाला मैटर है और सर्विस के बाद उनकी वो पॉलिटिकल एक्टिविटी है जो किसी तरह भी लीड कर सकती है, चाहे वो 9th मई अंदर करे या किसी और जगह करे। और वहां के ऊपर जाके अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशन की बात आती है तो फिर पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर जो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं, अगर आप मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर जाते हैं और अब जजमेंट भी आ गई है
रिटायर्ड और सिविलियन दोनों जो है उनका ट्राई किया जा सकता है। और अगर उस तरफ बात गई तो दोबारा एक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जो है अच्छा हो सकता है, इनका हो या और भी जो सिविलियन लोग हैं वो सारे उसके अंदर शामिल हो, अगर वो एविडेंस आती है और वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के अंदर बात आगे बढ़ती। पॉइंट टेकन। मैं लास्टली ब्रिगेडियर साहब आपसे जानना चाहूँगा, जो हाफिज साहब ने भी बात की, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होना, गोया कि वो कितनी सीरियस नेचर का क्राइम है। और मोर इम्पॉर्टेंटली मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सर, अगर ट्रायल कोर्ट में जो प्रिंसिपल एक्यूज्ड है वो किसी अपने हाई अफ्स का नाम ले लेता है कि जी मैं तो उनकी मर्ज़ी और मंशा से सब कुछ कर रहा था, उनके अहकामात लेके मैं आगे उनको एग्जीक्यूट कर रहा था, तो इस स्टेटमेंट की कितनी अहमियत है? और क्या फिर मिलिट्री कोर्ट इसको देखते हुए उन लोगों को भी सज़ा दे सकती है जिनके नाम वो लें? देखिए, ये ऐसे तो वो नाम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर वो ये कहेंगे तो जिस पे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे होंगे उसकी स्टेटमेंट आएगी, और अगर वो डिनाई करेगा कि ये मैंने इसको कहा था स्पेसिफिकली, तो वो तो डिसप्रूव हो जाएगा। और आई एम श्योर कोर्ट ने ये कंसिडर किया होगा। और मगर ऐसी चीज़ है ना कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की हिमायत में आप इस कदर आगे चले गए हैं और आपने कुछ ऐसी सीक्रेट्स उनके साथ शेयर किए हैं, तो ये तो को आपको आर्मी चीफ तो नहीं बताएगा ना, ये तो फिर आपने अपनी ऑफ योर ओन वॉल्यूशन ये काम किया है। तो इसलिए एविडेंस आप पे अट्रैक्ट होता है और ये बड़ा फिर क्लियर होता है। हाँ, जहाँ पे अगर कोई ऐसी चीज़ है जो दौरान सर्विस कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो उनसे मंसूब हैं और उस पर उनका ट्रायल किया जाता है और वो कहते हैं कि मुझे उस वक्त के आर्मी चीफ ने इसका हुक्म दिया था, तो वो फिर उसकी जरा हो सकती है उस वक्त के आर्मी चीफ से। मगर मेरा ख्याल है ये उस नौयत का केस नहीं था, क्योंकि वो क्लियर इनको जो जिस पे चार्ज किया गया है वो ऐसी नौयत के चार्जेस हैं जिसमें इन्होंने खुद ही ऑन हिज ओन वॉल्यूशन एक्ट किया था। बहुत शुक्रिया हाफिज़ एहसान अहमद साहब और ब्रिगेडियर राशिद वली साहब। नाज़रीन, एक छोटे और ब्रेक के बाद FBI बड़ा एम्बिशियस है टैक्स कलेक्शन को लेके, लेकिन इस्लामाबाद की ताजर बिरादरी उनके नए इक़दामात को लेके बहुत ही डिस्टर्ब है। क्यों है? एक छोटे से ब्रेक के बाद जानते हैं।